इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और अगर आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप O2IAS Academy ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर देता हूँ दैट हाउ यू कैन डाउनलोड दोज पीडीएफ्स। सो जब आप O2IAS Academy ऐप डाउनलोड करेंगे, दिस इज़ द इंटरफेस ऑफ द ऐप। वहाँ पे आपको स्टोर सेक्शन के अंदर जाना है। स्टोर सेक्शन में आपको बेसिकली ये कोर्स मिलेगा, एंथ्रोपोलॉजी आंसर राइटिंग यूपीएससी मेंस 2024 कोर्स। इस कोर्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। वहाँ पे आपको कंटेंट सेक्शन के अंदर जाना है। यू विल बी ओपनिंग द ओवरव्यू सेक्शन। यहाँ से भी आप जो फ्री रिसोर्स है वो डाउनलोड करना चाहते हैं, बट कंटेंट सेक्शन के अंदर जाइएगा। कंटेंट सेक्शन में आपको फ्री रिसोर्स ये फोल्डर जो है वो मिल जाएगा। जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसका जो पीडीएफ है दैट इज़ फ्रीली अवेलेबल हेयर। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके फ्री रिसोर्स सेक्शन के अंदर आप इस फाइल को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इन एडिशन टू दैट यहाँ पे आपको जो वर्कशीट्स हैं वो भी प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर आप हमारे साथ आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो आप इन वर्कशीट्स के अंदर दिए गए जो सवाल हैं उन सवालों को मुझे लिख के भेज सकते हैं। आई विल एवेल्युएट दोज क्वेश्चंस एंड मैं उनका एवेल्युएटेड सोल्यूशन जो है वो भी आपको उसी के साथ भेज दूंगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इलूसिडिएट द वेरियस कंसेप्ट्स ऑफ द सोशो कल्चरल चेंजेस इंडिकेटिंग द स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व्ड विद दैट कल्चरल प्रोसेस। अब देखो, कल्चरल चेंज या फिर सोशो कल्चरल चेंज के बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। एवोल्यूशन इज़ वन प्रोसेस ऑफ चेंज, रेवोल्यूशन इज़ द अदर प्रोसेस ऑफ चेंज, कन्फ्लिक्ट इज़ अगेन अनदर प्रोसेस ऑफ चेंज, डिफ्यूजन इज़ अनदर प्रोसेस ऑफ चेंज, कंसेंसस और फंक्शनलिज्म इज़ वन ऑफ अगेन जो प्रोसेस है चेंज का, उसको भी मानते हैं। ठीक है, तो बेसिकली देयर आर मैनी प्रोसेसेस और मैनी कंसेप्ट्स ऑफ चेंज। तो उन प्रोसेसेस को और कंसेप्ट्स को हमने समझना है कि चेंज के कौन कौन से प्रोसेसेस हैं। ठीक है, असिमिलेशन इज़ अनदर जो डिफ्यूजन के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, तो और उसके साथ साथ देयर आर सर्टन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद ईच एंड एवरी प्रोसेस। तो उस प्रॉब्लम को हम समझेंगे। ठीक है, और वही चीज़ को मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर लिखा है दैट सोशल एंड द कल्चरल चेंज इट रेफर्स टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी एंड कल्चर्स ओवर टाइम। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, और आपके पास अलग अलग ग्रुप्स आपस में इंटर रिलेट करते हैं, रिलेशनशिप्स बनाते हैं। ठीक है, और ये चेंजेस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम सोसाइटी को समझना चाहते हैं। तो क्या क्या चेंजेस के कंसेप्ट हैं? पहला है एवोल्यूशनरी चेंज, जैसे हर्बर्ट स्पेंसर ने, लेविस हेनरी मॉर्गन ने दिया। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? एथनोसेंट्रिज्म की प्रॉब्लम है, ओवर सिंप्लीफिकेशन करना पड़ता है, तभी जाके जो है वो आप चीज़ों को समझते हो। ये फ्रांस बोआ ने जो है वो इन प्रॉब्लम्स को इस कंसेप्ट के अंदर डिमार्केट किया है दैट एथनोसेंट्रिज्म की प्रॉब्लम क्यों आती है। बिकॉज अल्टीमेटली जो हेनरी लेविस मॉर्गन है या फिर जो हर्बर्ट स्पेंसर है, बास्टियन है, या फिर कोई भी एवोल्यूशनरी थिंकर है जो 19th सेंचुरी का, वो बेसिकली ही हिमसेल्फ इज़ द पार्ट ऑफ द विक्टोरियन सोसाइटी। तो वो ऑब्वियसली अपनी सोसाइटी को जो है वो सबसे उत्तम मानेगा, सबसे बढ़िया मानेगा अपनी सोसाइटी को, और बाकी जो सोसाइटीज़ हैं उनको वो नीचे देखेगा। ठीक है, तो इस वजह से जो एथनोसेंट्रिज्म की प्रॉब्लम है वो आती है। गॉट द पॉइंट? देन उसके बाद बात आती है ओवर सिंप्लीफिकेशन की। ओवर सिंप्लीफिकेशन की प्रॉब्लम क्यों आती है? बिकॉज ऑफ द कंपैरेटिव अप्रोच। कंपैरिजन करना पड़ता है। अब अगर आप हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी का बारबेरिक सोसाइटी या फिर आपके पास एग्रीकल्चरल सोसाइटी जो है उसके साथ कंपैरिजन करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आपको एप्रोप्रिएशन करना पड़ेगा इनका, कहीं ना कहीं जनरलाइजेशन यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो जिसकी वजह से ओवर सिंप्लीफिकेशन होता है कल्चर्स का। आप जो एक कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको आप मानते ही नहीं हो, समझते ही नहीं हो। ठीक है जी। देन उसके बाद बात आती है रेवोल्यूशनरी चेंज की, जिसके अंदर कार्ल मार्क्स जो है वो प्राइमरी थिंकर हैं। ठीक है,
देन उसके बाद बेसिकली ये होता क्या है कि दिस कंसेप्ट और इट इन्वॉल्व्स रैपिड फंडामेंटल चेंजेस इन द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। जैसे फॉर एग्जांपल कार्ल मार्क्स ने कहा कि एक प्रोलिटेरियत रेवोल्यूशन होगा। ठीक है, प्रोलिटेरियत रेवोल्यूशन का मतलब क्या है कि आपके पास ऊपर जो है वो लैंडलॉर्ड्स बैठे हैं, नीचे जो है वो सर्फ्स बैठे हैं बहुत सारे, आपस में इनका बहुत ज़्यादा तनाव चल रहा है। क्योंकि आपस में इनका बहुत ज़्यादा तनाव चल रहा है तो एक टाइम के ऊपर ये सारे जो प्रोलिटेरियत है, जो नीचे वाली क्लास है, वो उठेगी और इनको जो है वो मार डालेगी। ठीक है, कार्ल मार्क्स का पूरा जो कंसेप्ट है वो ये क्या है, हिस्टोरिकल डायलैक्ट्रिक्स उन्होंने किस तरह से समझाए हैं। कार्ल मार्क्स जो है वो कहते हैं कि जो सबसे पहली सोसाइटी थी, इट वाज अ वेरी सिंपल सोसाइटी। इस सिंपल सोसाइटी के अंदर क्या हुआ करता था कि सारे हंटिंग गैदरिंग किया करते थे, लेकिन जब सब लोग जो है वो हंटिंग गैदरिंग किया करते थे, बट सम ऑफ द पीपल दे हैड द एक्सपर्टीज कि कहाँ पे हंट मिलेगा या फिर कौन से टूल के साथ जो है वो हंट करना है। दे यूज टू मैन्युफैक्चर दैट टूल, थस दे हैड दैट मोनोपली ओवर द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो बिकॉज वो सबसे ज़्यादा पावरफुल थे, उन्होंने लोगों को, लेबर को हायर करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब ये सब कुछ लिखना नहीं है, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो उनको जो है वो उन्होंने हायर करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने उनका एक्सप्लॉयटेशन करना स्टार्ट कर दिया। सारा प्रोड्यूस जो है वो अपने पास रख जाया करते थे, लोगों को बहुत कम दिया करते थे। सोसाइटी में इनइक्वालिटी आ रही थी, सोसाइटी में जस्टिस नहीं था। तो हुआ क्या कि जो नीचे वाली जो क्लास है, उन्होंने ऊपर वाले जो उनके लैंडलॉर्ड्स थे, जो उनके मास्टर्स थे, उनको मार दिया। तो जब मार दिया तो जो ये प्रोलिटेरियत है वही जो है वो सोसाइटी के ऊपर चल के बैठ जाती है, सोसाइटी की शासक बन जाती है। और जब ये सोसाइटी के जो शासक है वो बन जाती है, इट क्रिएट्स रेवोल्यूशन। सोसाइटी में रेवोल्यूशन आता है। जब सोसाइटी में रेवोल्यूशन आता है तो जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो चेंज हो जाता है, और प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो हंटिंग गैदरिंग से फिर एग्रीकल्चर की तरफ चला जाता है। ठीक है, एग्रीकल्चर में दोबारा फिर से यही इनइक्वालिटी आ जाती है। फिर दोबारा फिर से जो सर्फ हैं वो उठते हैं, वो लैंडलॉर्ड्स को मार देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा फिर से प्रोडक्शन प्रोसेस चेंज हो जाता है। तो इस तरह से प्रोडक्शन प्रोसेसेस चेंज होते रहते हैं। चेंज क्यों होता है? क्योंकि कार्ल मार्क्स कहते हैं सोसाइटी में रेवोल्यूशन आता है। अगर सोसाइटी में रेवोल्यूशन नहीं आएगा तो प्रोडक्शन प्रोसेस, सोसाइटी आगे ग्रो ही नहीं कर पाएगी, प्रोग्रेस ही नहीं कर पाएगी। तो सोसाइटी में आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम रेवोल्यूशन इज अ नेसेसिटी। ठीक है, तभी इसीलिए मार्क्सिस्ट जो है वो कहा करते थे इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, गॉट द प्रोसेस, समझ गए? सो दिस इज द क्रक्स। मैं इतना अच्छे तरीके से मार्क्स को समझा नहीं पाया हूँ अभी, बट अगर टाइम जो है वो होगा तो फिर बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास जो है वो दिस इज़ द डेफिनेशन। एंड इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या है? इंस्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा जगह दी है। ठीक है, तो देन उसके बाद रेजिस्टेंस को बहुत ज़्यादा जगह दे रखी है, दो चीज़ों को, और दोनों की वजह से बेसिकली सोसाइटी जो है वो ख़राब होती है। ठीक है, देन सो दीज आर द नेम ऑफ द थिंकर्स। ये लिखना है लिखो, नहीं लिखना कोई बात नहीं है, छोड़ दो। फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म क्या कहता है कि आपके पास सोसाइटी में स्ट्रक्चर रहता है। दिस इज़ दी सोसाइटी और दिस इज़ दी स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी में ये स्ट्रक्चर बना रहता है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? सोसाइटल रिलेशनशिप। ठीक है, सोसाइटल रिलेशनशिप जो है वो एक फ्रेमवर्क बनाता है पूरे सोसाइटी के स्ट्रक्चर का। वो कहते हैं कि सोसाइटी में लेट से एक पार्ट जो है वो आगे मूव कर जाता है, या फिर एक पार्ट जो है वो चेंज हो जाता है। तो बेसिकली होता क्या है कि बाकी सारे के सारे पार्ट्स हैं वो इस चेंज के साथ अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं, कंसेंसस बिल्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर कंसेंसस नहीं बिल्ट करेंगे तो ये पार्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अपने खात्मे को रोकने के लिए वो कंसेंसस बिल्ट करेंगे। ठीक है, दिस इज स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म कि सोसाइटी के अंदर, इसीलिए रेडक्लिफ ब्राउन क्या कहते हैं, सोसाइटी के अंदर दो फेज आते हैं। एक फेज जिसके अंदर डिसजंक्शन होता है, दूसरा फेज जिसके अंदर कंसेंसस बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो है वो चेंज को समझाता है। अब प्रॉब्लम क्या है? स्टेटस को बायस
स्टेटस को के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान है। स्कोप जो है वो इनका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। सोसाइटी के अंदर रेवोल्यूशनरी चेंजेस भी तो आती हैं, रैपिड चेंजेस भी तो होती हैं, ठीक है, और लैग को प्रॉपरली ये समझा नहीं पाते। सो राल्फ रेंडरॉफ ये बात कहते हैं कि इनका स्कोप जो है वो बहुत लिमिटेड है। सोसाइटी के जो सबसे जनरलाइज चेंजेस हैं उनको ये समझा पाती है थ्योरी, ठीक है। देन उसके बाद बात आती है कन्फ्लिक्ट की। इसके अंदर अगेन कार्ल मार्क्स और वेबर हैं। अगेन इस आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इट, तो चाहे कन्फ्लिक्ट लिख दो, चाहे जो रेवोल्यूशन है उसकी थ्योरी को लिख दो, किसी एक को लिख देना, ठीक है। दोनों जो है वो ग्रेजुअल चेंजेस को नेग्लेक्ट करते हैं, ओवर एम्फोसाइज है कन्फ्लिक्ट के ऊपर, ओवर एम्फोसिस है कन्फ्लिक्ट के ऊपर। देन डिफ्यूजनिस्ट थ्योरी, जिसके अंदर की थ्योरिस्ट जो हैं दे आर एल्फ्रेड क्रोबर एंड रॉबर्ट रेडफील्ड, ठीक है। तो अब इनके अंदर दिक्कत क्या है? पहला दिक्कत है, सबसे बड़ा दिक्कत है कल्चरल अप्रोप्रिएशन का, ठीक है। इन्होंने भी कल्चरल अप्रोप्रिएशन कर रखा ऑलरेडी, जो ऑल्दो जो फ्रांस बोआ थे वो इसके अगेंस्ट थे, बट दोनों की थ्योरीज के अंदर कहीं ना कहीं, जैसे रॉबर्ट रेडफील्ड का जो क्रिटिसिज्म है वो सिन्हा ने किया है। तो सिन्हा क्या कहते हैं? सिन्हा कहते हैं कि ऐसे विलेज को एक मान लेना कि विलेज की सोसाइटी तो बहुत ही सिंपल सोसाइटी है, हर एक विलेज के अंदर यही होता है, हर एक विलेज के अंदर या फिर हर एक जो छोटी सोसाइटी है, जो ट्राइबल सोसाइटी है, उसके अंदर तो ऐसा ही होगा, ये मान लेना बिल्कुल गलत बात है। तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने यही काम किया है कि जो आपके पास स्मॉल सोसाइटीज़ हैं उनका एक कैरिकेचर बिल्ड कर दिया ताकि जनरलाइज किया जा सके उसको, ठीक है। देन उसके बाद बात आती है द लॉस ऑफ आइडेंटिटी। जब डिफ्यूजन होता है तो आइडेंटिटी का लॉस जो है वो इट्स अ कॉमन प्रोसेस, कि आपके पास जो है वो असिमिलेशन का प्रोसेस चलाया जाता है और असिमिलेशन के प्रोसेस के अंदर एक आइडेंटिटी का लॉस होता है। देन उसके बाद मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, रोस्टो और पार्सन, खास करके रोस्टो की थ्योरी जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप दिस थ्योरी इट बेसिकली सेज कि ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ जो है वो धीरे धीरे मॉडर्न प्रैक्टिसेस और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करती हैं। अब इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या हैं? वेस्टर्न बायसेस हैं। बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम फ्रैंक का काम ही देख लें या फिर हम जो है वो ऑस्कर लेविस का काम देख लें, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझाया है कि किस तरह से जो छोटी सोसाइटीज़ हैं वो रेजिस्टेंस पेश करती हैं बड़ी सोसाइटीज़ के अगेंस्ट, या फिर जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ है उनके अगेंस्ट जो है वो एक रेजिस्टेंस आता है, ठीक है। देन उसके बाद कल्चरल होमोजेनाइजेशन इन्होंने किया है कि आपके पास जो है वो जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आती है, और मॉडर्नाइजेशन थीसिस जो है वो काफ़ी हद तक ये बात कहता है कि धीरे धीरे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो सारी सोसाइटीज़ जो है वो अडॉप्ट कर लेती हैं, जिसकी वजह से एक सोसाइटी का जो एक हेट्रोजेनाइजेशन था, जो सोसाइटी के अंदर डाइवर्सिटी थी, वो ख़त्म हो जाती है। देन ग्लोबलाइजेशन, अर्जुन अपोदराय, एंथनी गिडिन्स ये बताते हैं कि कैसे जो है वो सोसाइटी इंटरकनेक्टेड होती रहती है, और इस इंटरकनेक्शन की वजह से आपके पास जो वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ हैं, कल्चर्स हैं, वो इंटरडिपेंडेंट हो जाती हैं। पहले इंडिपेंडेंट होती हैं, किसी को किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम वो सोसाइटीज़ धीरे धीरे इंटरडिपेंडेंट होना शुरू हो जाती हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो घुलना मिलना शुरू कर देती हैं। इसके साथ प्रॉब्लम क्या आता है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है इनइक्वालिटी की, कि जब ग्लोबलाइजेशन होता है एक जो है वो प्रोवाइडर बन जाता है, दूसरा जो है वो बायर बन जाता है, और ग्लोबलाइजेशन और कैपिटलिज्म दोनों के चलते व्हाट हैपन्स इज कि बायर इज सीन ऑन दी हायर एंड, और जो प्रोवाइडर है वो लोअर एंड के ऊपर देखा जाता है उसको, ठीक है। और इसकी वजह से सबसे बड़ी जो बात है वो इकोनॉमिक डिपेंडेंसीज बनती हैं। There are certain countries that have technology, or there are certain cultures that have technology, for example American culture। अब अमेरिकन कल्चर के ऊपर बहुत सारी कल्चर्स डिपेंडेंट हैं, बहुत सारे नेशंस डिपेंडेंट हैं, तो अमेरिका अपने आप को जो है वो प्रोवाइडर बताएगा, बड़ा बताएगा, और ये जो है दे आर जस्ट द इनपुट गिवर्स। किसी ने किसी इसको जो है वो सर्विसेज दे दी, किसी ने जो है वो इसको इनपुट्स दे दिए, ठीक है, बट अमेरिका जो है वो मेन प्रोवाइडर बन गया। इट क्रिएट्स इनइक्वालिटी अराउंड द वर्ल्ड। तो हम क्या मानते हैं कि जो वेस्ट से चीज़ आई है वो बेस्ट होगी,
ठीक है, वेस्ट से अगर कोई अल्कोहल भी आई है वो भी बेस्ट ही होगी, ठीक है, कोई माल प्रैक्टिस भी आती है हम उसको भी बेस्ट मान लेते हैं, ठीक है। देन उसके बाद इट क्रिएट्स द कल्चरल इरोजन, ठीक है। जॉर्ज रिट्जर ने इसके ऊपर काम किया है कि कैसे कल्चरल डाइवर्सिटी ख़त्म हो जाती है और अगेन इट क्रिएट्स दी होमोजेनाइजेशन, ठीक है। तो आपके पास जो है वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स जो आती हैं, कल्चरल रेजिस्टेंस पेश होती है, आइडेंटिटी क्राइसिस आना शुरू हो जाता है लोगों के अंदर कि मैं कौन हूँ। खास करके ये क्या होता है जब माइग्रेंट्स जाते हैं बाहर वाले कल्चर्स के अंदर, आइडेंटिटी क्राइसिस उनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है कि वो अपने आप को डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि वो किस कल्चर से, किस रीजन से, किस नेशनैलिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। एंड कल्चरल रेजिस्टेंस भी आती है जब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़, जो छोटी टेक्नोलॉजीज़ हैं या फिर जो छोटे कल्चर्स हैं, उनको इक्लिप्स करने की कोशिश करती हैं, ठीक है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ आ जाती हैं, ठीक है। अमृता सेन ने इसके ऊपर काम किया है, अर्जुन राय ने इसके ऊपर टिप्पणियाँ की हैं। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स आते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से, अकॉर्डिंग टू जैरेड डायमंड, कि जो टेक्नोलॉजीज़ जो है वो यूरोप के अंदर डेवलप हुई हैं, जब यूरोप के अंदर वो टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हो रही थी तब एनवायरमेंटल चेंज वाज नॉट एन इशू, ठीक है, और इट वाज नॉट डिबेटेड इन दो सोसाइटीज़। तो उन सोसाइटीज़ ने क्या किया है, मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा इसको समझाते हुए बिकॉज इट इज़ इंटरेस्टिंग एज वेल एज इम्पॉर्टेंट। तो होता क्या है कि वो सोसाइटीज़ जो है वो उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजीज़ डेवलप की जो कि बहुत ज़्यादा किफ़ायती थी, जो कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक वेलबींग जो है वो डेवलप कर सकती थी। सो दो सोसाइटीज़, दोज टेक्नोलॉजीज़ दे वर अडॉप्टेड बाय द डिफरेंट थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़। लेकिन जब तक इसका अडॉप्शन हुआ, क्लाइमेट चेंज इट बिकेम अ थिंग और ग्लोबल वार्मिंग इट वाज डिबेटेबल इशू, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि आपके पास जो है, जो ये टेक्नोलॉजीज डेवलप करती हैं, तो उसकी वजह से, एंड ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंटल चेंज आता है और ऐसा नहीं है कि ये टेक्नोलॉजीज डेवलप करना बंद कर देंगी। जैरेड डायमंड कहते हैं कि ये टेक्नोलॉजीज डेवलप करती रहती हैं। क्यों करती रहती हैं? बिकॉज दे आर एबल टू डिसोसिएट देमसेल्व्स फ्रॉम द इम्पैक्ट। इन्होंने ऑलरेडी इतना इकोनॉमिक वेलबींग जनरेट कर रखा है कि ये बॉटल्ड वाटर पी सकते हैं, लेकिन गंदा पानी हम ही को पीना पड़ेगा। ये ऐसी बिल्डिंग्स बना सकते हैं जो कि क्लाइमेट रेजिस्टेंट हो, लेकिन क्लाइमेट के इफ़ेक्ट्स हम ही को देखने पड़ेंगे। सो इस वजह से जब मॉडर्नाइजेशन होता है या फिर जब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, किसी एक जगह का दूसरी जगह का नहीं होता है, तो बेसिकली इस तरह से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स जो है वो आते हैं, इनइक्वालिटी बढ़ जाती है। देन लॉस ऑफ कल्चरल हेरिटेज, ठीक है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और सोशल डिसइंटीग्रेशन होता है, ठीक है। लोग जो है वो अपनी व्हाट वी कैन से कि अपना जो एक सोसाइटी है उससे डिसोसिएट करते हैं, ठीक है। सोशल कोहीजन जो है वो डिसरप्ट होता है, जैसे हमने जनरेशनल चेंज के अंदर देखा है, ठीक है। सो हमने उसी के साथ कंक्लूड कर दिया दैट इट इज़ एसेंशियल टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स दैट आर इन्वॉल्व इन द कल्चरल चेंज, ठीक है। स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू एंजॉयड द डिस्कशन। अगर आपका कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है रिगार्डिंग व्हाट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी क्वेरी, अपना जो भी डिस्कशन है, जो भी डाउट है, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, एंड फॉर श्योर आई विल रिवर्ट बैक। थैंक यू।